आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को, कि मार्केट जो है इस वक्त ज़ोर शोर से जो है वो तेज़ी की तरफ रवां दवा है। और रोज़ाना इंडेक्स जो है वो एक नया हाई जो है वो बना रहा होता है। और डर भी लग रहा होता है, जैसे कि मैं अभी मुसलसल ये बात कर रही हूँ कि पता नहीं कब करेक्शन आ जाए, कैसी करेक्शन आ जाए। लेकिन ये डर इसलिए भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा है कि एकदम से करेक्शन आएगी तो एकदम से मार्केट गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। करेक्शन भी एक अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ एतदाल में होनी चाहिए। तो ये कि सिर्फ़ तेज़ी-तेज़ी अगर रहेगी तो भी जो है मसला हो जाएगा, और सिर्फ़ मंदी-मंदी होगी तो भी मसला होगा। तो इसलिए वो जो करेक्शन होता है वो एक वो कहते हैं ना मियाना रवि होता है, जिसमें जो है वो ज़रूरी होता है मार्केट के लिए। तो आज भी हमने देखा कि मार्केट बड़ी अच्छी थी और जो है काफ़ी पॉज़िटिव चल रही थी, लेकिन आखिर में हमने देखा कि मार्केट में जो है थोड़ी बहुत करेक्शन है, जो कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि इस वक़्त मार्केट में जो है थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो किसी वक़्त भी आ सकती है और आ ही रही है। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। जैसे कि मैंने कहा कि एतदाल ज़रूरी है। तो और फ़र्दर जो है किस तरह की करेक्शन मज़ीद एक्सपेक्टेड है, और जो है किस तरह से क्या स्टांस होना चाहिए हमारा काम करने का, इसके हवाले से हम जानेंगे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं उनके बारे में बताती चलूँ। जी हाँ, किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ फैसल हफ़ीज़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपके लाइक्स जो हैं वो 1000 प्लस होंगे तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ तभी मिलेगा जब प्रोग्राम 1000 प्लस लाइक होगा। और इसके साथ ही साथ आप को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं और उससे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ नादिया, शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर जो न्यूज़पेपर जो आप लोगों का है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और किसी स्टार्टअप के लिए इतना अच्छी क्वालिटी का न्यूज़पेपर बनाना बड़ी बहुत इंकरेजमेंट की बात है। थैंक यू सो मच सर। और आपकी ये जो आपकी अप्रिसिएशन, ये वाक़ई हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात निकली है तो यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि जो है आप लोग न्यूज़पेपर भी हमारा ज़रूर एक गो थ्रू किया कीजिए मॉर्निंग में, क्योंकि जो है उसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ही अहम खबरें होती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की उसमें कमेंट्री होती है, उसमें आपको जो है टॉप ट्रेंड स्टॉक्स है, टॉप ओवरबॉट स्टॉक्स हो गए, आपके जो है डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, टॉप पिक्स हैं। और इसके अलावा कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है डिफरेंट हाउसेस की जो है वो आप लोगों के लिए होती है, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होती है कि मार्केट में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए काम करने की, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इट्स अ फुल एजुकेशनल पैकेज। ये जो अखबार है ये आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट का एक एजुकेशनल पैकेज है, तो ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिएगा और उसको वो आपको मिलेगा। हमारे हमारे इस वक्त डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन करें, वहाँ पर है। और इसके अलावा जो है हमारी वेबसाइट भी है, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.psmunews.com पर। और जो है चले जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके वक़्त का।
और सर आज जो है मार्केट को हम देख रहे हैं, जब से न्यू ईयर हुआ है, न्यू ईयर का तो बड़ा जबरदस्त तोहफा जो है पीएसएक्स हमें दिए ही चली जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, नजर ना लगे। और ये सिलसिला जो है लग रहा है कि ये इस वक्त बुलिश मोमेंटम चलता रहेगा। लेकिन वो जो एक वो कहते हैं ना कि वो जो करेक्शन के बादल होते हैं वो भी मंडला रहे होते हैं। ऑल्दो कि करेक्शन कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमें डर बहुत लगता है। तो क्या कहेंगे, जरा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी आप अपनी राय शेयर करें। जी सही है। देखें, हम लोग अपने लोकल पर्सपेक्टिव से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनली भी जो एशियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी चल रही हैं। और हम्म। हम लोग इंडिविजुअली अलग से नहीं चल रहे, पाकिस्तान अलग से नहीं चल रहा। हम्म। और हम श्रीलंका देखें या हम जो है वो मलेशिया या बहुत सारी और मार्केट्स अगर देखें, शायद ही कोई मार्केट है जो ईयर टू डेट अभी 1 मंथ का रिटर्न उसका नेगेटिव हो, और एशियन मार्केट्स में। हम्म। तो हम लोग ग्लोबल ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहे हैं वो आपको पता है कि अब हमारे इंडिविजुअल कोई कंट्री स्पेसिफिक कोई इश्यूज बचे नहीं है। हम्म। कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जो इसमें हम कहेंगे यार ये चीज आगे जाके बहुत तंग करेगी। हम्म। फिस्कल अकाउंट में भी कोई बड़ा मसला नहीं है, करंट अकाउंट में भी कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अगर हम दोनों तरफ से कोई इशू नहीं है, तो अब जो ग्लोबली हो रहा है, जो हालात हैं उसके साथ हम लोग भी चल रहे हैं। जहां से मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, वो दो जो बातें स्टार्ट ऑफ द ईयर से हमने जब शुरू किया था, एक तो यही जो हम मैंने अभी बताया बात की कि ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रेंथ है मौजूद। दूसरा जो हमारा जो चीज है वो हमारी जो ऑयल प्राइस लो होने की वजह से हमारी बहुत सारी कंपनीज पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ये भी एक वजह है। तो ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर कोई नेगेटिविटी ना होने की वजह से जो नेचुरल मोमेंटम होता है वो यही होता है कि आगे फ्यूचर अच्छा है तो बाइंग करें। और बाइंग हो रही है बहुत सारे स्टॉक्स में, जिसमें पहले रैली नहीं थी वो अब रैली की तरफ जा रहे हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी अरसे से हम्म। साइडवेज था, उसमें अब जो है दोबारा मोमेंटम आ रहा है। तो मतलब वो जो चीजें इस वक्त चल रही हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले नहीं चले थे। हम्म। तो आइटम बाय आइटम चीजें स्ट्रांग ही हैं। सही, बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट भी आने वाला है, उसका क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त कट होगा, मेंटेन रहेगा? बेसिकली, और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी जो 50 बेसिस पॉइंट है वो स्ट्रेच करके ही कम किया है स्टेट बैंक ने। हाँ। और हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट और कम कर दें, लेकिन हम्म। ये स्ट्रेच ही है। मतलब अभी मनी सिचुएशन जो है उसके अंदर हम्म। इतनी इतनी ईज नहीं हुई है कि बहुत आराम से स्टेट बैंक जो है वो सिंगल डिजिट में ले जा सके इसको। तो वहां पे सही। स्ट्रेच मौजूद है, वहां पे इस बात को स्टेट बैंक देख के आगे चल रहा है कॉशियसली। और मेरे ख्याल से अगर मैक्सिमम भी गुंजाइश है तो शायद 50 बेसिस पॉइंट की और गुंजाइश है। और एक साथ कट्स आमतौर पे एक ही गो में किए जाते हैं, एक दो सीक्वेंस में कट के करके रुका जाता है। तो प्रॉब्ली अब सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है काफी देर गैप के बाद, तो शायद एक और कट आ जाए। ओके, सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके हम सवाल लेंगे। जी रोहान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम जी। सर, मेरा सवाल है कि पिछला साल भी हम वेट करते रहे हैं कि गोरे की बाइंग आएगी, तो नहीं आई। आप ये बताएं कि गोरे की बाइंग कब तक एक्सपेक्टेड है। और दूसरा सवाल है सर, एचजीटीएल के बारे में, अलगाजी ट्रैक्टर के बारे में, उसका क्या फ्यूचर आउटलुक है सर, उसके बारे में तो बता दें, शुक्रिया सर। ठीक है। रोहान साहब ये देखेंगे, एजीसीएल का सबसे व्यू लेंगे जी सर, प्लीज। देखें जब गोरे की बाइंग का सिलसिला है, गोरे की बाइंग तो अपने उनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। तो वो उनके सामने बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स मौजूद हैं। पहले इकोनॉमीज को उनके लोकल लोग ही खड़ा करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फिर फॉरेन इन्वेस्टर आता है। तो मेरे ख्याल से ये उन्हीं पे छोड़ देते हैं ये सवाल कि वो कब आना चाहते हैं। हमारे क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि वो मार्केट को संभाल सके, और इतना फ्लोट भी नहीं है कि गोरा आके बाइंग में कुछ खास खरीद सकेगा। क्योंकि आप देखें बहुत सारी कंपनीज के फ्लोट्स हैं ही नहीं।
जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो थोड़े से वॉल्यूम से हिल जाती हैं। तो बहुत कम फ्लोट्स हैं। तो ये लोकल लोगों के लिए काफ़ी हैं। फिलहाल गोरे को जो है वो सोचने दें कि उसने कब आना है। हम्म, आ, दूसरी साइड पे जो आपने अलकाजी ट्रैक्टर की बात की, देखिए शुरू में मेरा व्यू तो ये था कि ये जो हमारे एग्री साइड है ये थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी जब तक वीट प्राइस नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर शुगर प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि शुगर की क्रॉप्स बहुत अच्छी होंगी, तो जनरली जो लोग कह रहे हैं, तो एग्री साइड अगर पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप है, तो अगर शुगर अच्छी है तो वीट रिलेटेड स्टॉक्स अच्छे जाएंगे। आपने खुद देखा कि जिस तरह फर्टिलाइजर में ईफर्ट वगैरह ने रिकवरी की है, तो दिस सेज के फर्टिलाइजर या एग्रीसाइड के हालात कुछ बेहतर हुए हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। जी। जी, जी खुदाबख्श, अपना सवाल कीजिए। जी अमजद इकबाल साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? से जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे दो तीन स्टेप्स के बारे में पूछना था। एक मुझे दूध के बारे में पूछना था, सर दूसरा आपकी मुझे आवाज टाटा सीमेंट के बारे में सही नहीं आ पूछना रही। था। मुझे दो तीन स्टेप्स के बारे में पूछना था, एक लोड के बारे में, एक टाटा सीमेंट के बारे में, और एक डीजीसीकी के बारे में पूछना था। सही है। एक लोड्स, दूसरा टाटा सीमेंट, अट्टा सीमेंट का है। अटक अटक सीमेंट, और तीसरा अच्छा, अट्टा। तीसरा सर डीजीसीकी। डीजी केसी, डीजी खान सीमेंट। ठीक है। जी जी जी। अच्छा देखिए, पहले लोड्स की बात कर लेते हैं। लोड्स का आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इशू है। लोड्स जिसको सप्लाई करता है वो जो है वो सुजुकी है, और सुजुकी की टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो और जो इनकी जो किट्स हैं वो जाती हैं जो गाड़ियों के अंदर, वो बोलान वगैरह हैं। तो लोड्स के अंदर जो है वो थोड़ा री इन्वेस्टमेंट के भी इश्यूज रहे हैं। तो वो री इन्वेस्ट शायद उस तरह जो जो इन्होंने प्रोजेक्ट जिसमें री इन्वेस्ट किया था वो स्टार्ट नहीं हो सका। सिल्वर लाइनिंग ऑल द लोड्स की ये है कि उनका वो प्रोजेक्ट जो है वो किसी बात बिक जाए, जो हाईटेक एलॉय व्हील्स जो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया था। तो अगर ये बिक गया तो आप अच्छा बड़ा गेन देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए बायर। या तो कह रहे हैं कि हम लोग मिलके किसी के साथ चला लें इस प्लांट को, एलॉय व्हील्स का प्लांट है इनका, या फिर ये लोग जो है वो सेल ही करने की बात कर रहे हैं। तो या तो इनको फाइनेंसिंग मिल गई उसको चलाने की और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलाना है, या फिर इनकी जो है वो सेल हो गया वो प्लांट। तो एक अच्छी रैली आ सकती है इसमें। दूसरा, आपने अटक सीमेंट की बात की। अटक सीमेंट ने अच्छी अटक सीमेंट ने अच्छा गेन किया था ऑन ऑन जो है एक्विजिशन। और देख, सॉरी, जी। तो अटैच सीमेंट ने अच्छा गेन किया था अपने एक्विजिशन की न्यूज़ पे। और अब क्योंकि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे ही प्रेशर है और लोग एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है अब कोई भी अपना शेयर लूज नहीं होने देता। और डीजी इसमें फ्रंट रनर है। डीजी ने काफी एग्रेसिवली जो है वो अपना एक्सपेंशन अनाउंस की है। तो जब कोई एक्सपेंशन अनाउंस करता है तो ओवरऑल जो है वो सेक्टर के अंदर फियर एक शुरू हो जाता है कि प्राइस वॉर ना शुरू हो जाए। तो बहरहाल चलेगा। और इस क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन तो चाहिए, और कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में जो है वो बहुत ही आ, कम है, बहुत कम लेवल पे। तो कंस्ट्रक्शन तो होती रहेगी। तो ओवरऑल डीजीकेसी की एक्सपेंशन जो है वो एक प्रॉब्लम है सबके लिए। लेकिन ये सेक्टर भी वापस आ जाएगा जान में। बहुत शुक्रिया जी। एस खान, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, वालेकुम कैसे करिए सलाम। सर? जी बिल्कुल सही। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो सेक्युलर डेट अगर रिजॉल्व हुआ तो इसका इफेक्ट सिनर्जी पे आएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि दो स्टॉक्स हैं, GHGL गनी ग्लास और UDPL यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये पता नहीं क्यों अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मगर मैंने देखा है कि कोई भी इनको हाईलाइट नहीं करता। इसकी डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही अच्छी है UDPL की, तो उसको क्यों नहीं हाईलाइट करता और इनका फ्यूचर कैसा लगता है आपको? जी, पहले सिनर्जी पे इफेक्ट आएगा कि नहीं, देखें सर्कुलर डेट में जो रिसीवेबल्स हैं वो तीन लोगों के हैं।
पीएसओ, ओजीडीसी और पीपीएल, अगर गैस सेक्टर की बात करें। और अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा रिसीवर पीएसओ का है हमारे लिस्टेड सेक्टर में। तो अगर हम देखें तो सर्कुलर डेट से रिलेटेड सिनर्जी तो कहीं नहीं फिट होता। सिनर्जी के अपने मसाइल हैं। सिनर्जी के साथ जो इशू है वो ये है कि इसके पास पाइपलाइंस नहीं है, और हमारी बाकी रिफाइनरीज पाइपलाइन से सप्लाई करती हैं सिनर्जीज की। पाइपलाइंस की सप्लाई कम है तो ट्रक्स वगैरह पे होता है, तो इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। ऑल दो कंपनी की ब्रेकअप वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 30+ है। और कभी कोई इस तरह की कोई चीज़ आई जो जो इनको सॉल्व कर दे इनके इस प्रॉब्लम को, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड सिटी में पाइपलाइंस आप बिछ भी नहीं सकती हैं। तो सिनर्जी की ओवरऑल जो है वो उसी के अंदर प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल इशू है इनके साथ। तो इतना गैस पाइपलाइन, सॉरी, इतनी सप्लाई जो है इनकी हो नहीं सकती, तो रिफाइनरी कम ही ऑपरेट होती है इनकी। अब तो बीच में बात आ रही थी कि इनका पेट्रोलियम का डिवीजन अलग हो जाएगा, तो शायद उस तरह से कोई वैल्यूएशन निकला है कहीं कोई, तो वहां पे कुछ गेन्स हो सकते हैं अगर ऐसे कोई रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं ये, कि अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अलग कर दें और रिफाइनरी को अलग कर दें। एक तो ये बात हो गई। जीएचजीएल और यूडीपीएल, देखिए जीएचजीएल बहुत अच्छी कंपनियां, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि ग्लास सेक्टर में ओवरऑल गैस की प्राइसेस बढ़ने से प्रेशर रहता है, और अब क्योंकि नहीं बढ़ रही गैस की प्राइसेस, और फ्यूचर में लग भी नहीं रहा कि बढ़ेगी, तो ये एक अच्छा स्टॉक है। और बढ़ सकता है ये, और इसमें कोई आ, मेरा नेगेटिव व्यू तो नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है। ये है कि मोमेंटम नहीं है, वो आपने सही हाईलाइट किया। यूडीपीएल की जो बात है वो आपने देखा होगा बड़े स्टेप में मूव होता है ये। जब इसके डिविडेंड्स वगैरह आते हैं तो स्टेप्स में काफी तेजी आती है इसमें। और वो आप इसके यूनिक एस्पेक्ट ये है कि इसको जो पैसे मिल रहे हैं वो मोस्टली वो मिल रहे हैं जो इन्होंने एक अपना राइट बेचा था, और वो जो राइट है वो किसी एक खास एरिया में बिजनेस करने का राइट है। और वो राइट बेचने के इनको सिग्निफिकेंट पैसे मिले थे, वो पैसे ये लोग अमोर्टाइज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अपनी इनकम में बुक कर रहे हैं। तो रेगुलर इनकम इनकी इतनी ज्यादा नहीं है। जो राइट बेचा है उसकी जो इनकम आ रही है इनके पास, उसी से ये लार्ज डिविडेंड दे रहे हैं। तो शायद मार्केट को इस वक्त इस पे डाउट है कि रेगुलर इनकम स्ट्रीम इनकी इस राइट के एक्सपायर होने के बाद, मतलब ये जो राइट के पैसे मिल रहे हैं, राइट बेचने के पैसे मिल रहे हैं, इसके बाद इनकी इनकम स्ट्रीम कितनी बड़ी रह जाएगी या नहीं रह जाएगी। तो शायद इस मार्केट में इस अनसर्टेनिटी को लेके इस स्टॉक पे ज्यादा वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये फर्दर, मतलब मेरे क्वेश्चन ये होता है कि जिस कंपनी ने इतनी महंगा अपना राइट बेचा बिजनेस ना करने का, वो कंपनी जो है उसके पास पोटेंशियल तो फिर है, इसका मतलब। तो कोई सामने जो खरीद रहा है इतने पैसे दे के राइट है, तो वो जो है वो वो फिर किसी वजह से ही खरीद रहा होगा। तो बहरहाल सर मेरे इसका मेरे राइट कब एक्सपायर हो रहा है? मेरे ख्याल से 3 साल की इसने अमोर्टाइज करना था उसको, लेकिन उससे पहले भी इस तरह का काम ये कर चुका है। तो आप तीन सर साल में मगर जीएचजीएल क्यों नहीं चलता? फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा खासा, इसकी पीई इतनी कम है, इसकी ईपीएस इतनी जबरदस्त है, लेकिन फिर भी ये इतना लो है। आई डोंट नो, ये आई थिंक कुछ प्लेयर्स ही होते हैं जो चलाते हैं स्टॉक्स को। इवन इफ आई लुक एट द स्टॉक फंडामेंटली, लाइक स्टिल आई फील लाइक कि मार्केट सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। बेस मेरा तो ये व्यू है कि जीएचजीएल के साथ सिर्फ गैस की सप्लाई, गैस की प्राइसेस बढ़ने का इशू था। और वो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो रिजॉल्व हो जाएगा तो इसके मार्जिन बेहतर हो जाएंगे, और भी इसको चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब कुछ रिसेंटली गैस प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, तो आप इस तरफ आना चाहिए लोग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी, इसके अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, अस्सलाम। सर ये आप नेशनल बैंक के बारे में और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के बारे में गाइड कर सकेंगे कि नेक्स्ट 4 to 5 years के लिए अगर इन्वेस्ट किया जाए और डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट किया जाए तो ये इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? थैंक यू सर। ये बैंकिंग सेक्टर पे मेरा व्यू ये है कि ये चलता रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो है वो हम एक प्रोग्राम में पहले भी मैंने अपना व्यू एक्सप्रेस किया था कि
बैंकिंग में सबसे बड़ा कस्टमर पाकिस्तान है, बैंक्स का सबसे बड़ा कस्टमर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो बैंक्स की रेटिंग भी बेहतर होगी, यानी कि किसी के कस्टमर के अगर हालात बेहतर होते हैं तो वो उसके भी अपने हालात भी बेहतर होते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान के हालात जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं, बैंक्स में आप देख रहे हैं री रेटिंग सिग्निफिकेंट है। और अर्निंग में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं लग रहा बैंक्स की, क्योंकि जो है वो एक मैंने बीच में एक बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो 65% ऑफ द बैंकिंग का कस्टमर है, मतलब 65% ऑफ द एसेट्स बैंक्स के जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर हम इस तरह देखें तो मुझे उसके बाद एक कमेंट आया कि नहीं 65 नहीं है, आप रीचेक करें। तो मैंने देखा, फिर उसने कहा कि आप कंपनीज को भी ऐड करें, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। तो हमने ऐड किया तो पता चला 80% है। 80% ऑफ द बैंक्स के एसेट जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो एक कैप्टिव कस्टमर बेस है जिसको हमेशा पैसा चाहिए, हर दफा हर वक्त पैसा चाहिए, और वो सिक्योर्ड पैसे वापस करता है। और कोई काम तो करते नहीं है बैंक्स किसी। बाकी तो 20% ही रह गए जो जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, अगर कुछ ये लोग लोन्स, और उसमें और भी चीजें होंगी बहरहाल। तो गवर्नमेंट का तो सेफ सेफ 80% शेयर है। तो बैंक एक ऐसा एरिया है जिनके पास बिल्कुल सेफ कस्टमर है, और बिल्कुल जो है वो उसके हालात, उस कस्टमर के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, तो बहरहाल ये बैंक चलते रहेंगे। और सही। नेशनल बैंक की आपने बात की, नेशनल बैंक बहुत बहुत नीचे था, और वो भी वही वजह थी कि जो इसके साथ जो है वो इनिशियल इश्यूज थे, डिविडेंड जिस जो रोक दिया था और नहीं दे पा रहे थे ये लोग। जब से वो सॉल्व हुआ है तो अब ये कैचअप कर रहा है बाकी सारे बैंक्स के साथ। और काफी कैचअप इसने कर लिया है, 10 टाइम्स तो बढ़ ही गया है ये अपनी जो नॉर्मल प्राइस हुआ करती थी इसकी 2 साल पहले। तो अब देखें और कितना कैचअप इसने करना है। सही। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इसके। अच्छा सर, इसके साथ ही एक सवाल मैं भी ऐड करूं कि ये ऑल्दो के काफ़ी लोगों का सवाल होता है, और मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में कर भी चुकी हूँ, कि जो इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं बतदरीज कम हो रहा है। लेकिन लोग ये भी कुछ डर रहे होते हैं कि फिर बैंक्स में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें। जी, अच्छा देखिए, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपकी जो है वो फी इनकम जो है वो कम हो रही है, सॉरी हम्म। इंटरेस्ट बेस्ड इनकम कम हो रही है, तो आपकी जो है वो हम्म। परसेंटेज में स्प्रेड जो है वो भी कम हो जाता है। तो लेकिन जो जिस तरह से बैंक्स ने अपनी इस कम होती हुई इनकम को अभी तक डिफेंड किया है, और आप देखें कोई खास मतलब 22 से 11% पे आ गए, लेकिन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। तो बैंक्स ने अपनी एब्जॉर्ब कर लिया है इस कमी को। सही। और दूसरी साइड पे अगर हम उस तरह देखें तो आप, क्योंकि सारा बिजनेस कैप्टिव है, और वो वाला जो कुछ बैंक्स उसमें एग्रेसिव भी हैं गवर्नमेंट को लेंडिंग करने में, तो मेरे ख्याल से वो स्प्रेड क्योंकि इनका स्पेसिफिक है, तो वो मार्जिन मैनेज कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं लूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग जरा शॉर्ट सवाल कीजिएगा, टाइम बिल्कुल एंड है। जी साद हुसैन, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना है कि मैडम ने प्रोग्राम किया था, एकेडी यूनिवर्स वालों ने अपनी जो टारगेट इंडेक्स दिया है वो 2,83,800 दिया है दिसंबर एंड का। तो हम्म। कफाया इन्वेस्टमेंट का जो है वो मुझे बताएं दिसंबर एंड का टारगेट इंडेक्स क्या है। और नंबर टू, मुझे पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी, फौजी फर्टिलाइजर, और जो टॉप टू बैंक्स हैं मिजान हो गया, और क्या कहते हैं साथ यूबीएल, इनकी जो है ना आप अपनी टारगेट प्राइस बताएं दिसंबर एंड की। ये हम प्राइस नहीं करना पसंद करते। ओवरऑल जो आपने बात की पीएसओ जी पीपीएल, इन लोगों में बहुत पोटेंशियल है, इन तीनों स्टॉक्स में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। और बाकी मिजान बैंक क्योंकि ऑलरेडी बढ़े चले जा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल नहीं है। आपने कुछ अर्से पहले एनर्जी सेक्टर की सेटलमेंट देखी थी, और उसमें पीएसओ को 80 अरब रुपए मिले थे। लेकिन पीएसओ ने आप जो है वो अभी तक आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं हुई है उसकी। तो हम किसी टाइम पे एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं।
फिर गैस सेक्टर सर्कुलर डेट, हमेशा ये बात होती रही है कि किसी तरह से रिजॉल्व होना शुरू होगा तो OGPPL की तरफ से बड़े डिविडेंड्स देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यूएशन बड़ी जो है वो अनवाइंड हो सकती है इस एक साल में। सर FFC का बता दीजिएगा प्लीज। मेरा अपना व्यू है, देखें FFC न्यूज बेस्ड चलता रहेगा क्योंकि इतना ज्यादा कैश जनरेट करने वाली कंपनी है, जो कंपनी हर साल ही 50-60 अरब रुपए और इससे भी ज्यादा जनरेट कर सकती है। वो फिर उसकी न्यूज आती रहेंगी मार्केट में कि अब FFC ने ये खरीद दिया, या FFC ने ये कंपनी खरीद ली, या FFC ने, तो बहरहाल वो न्यूज बेस्ड चलता रहेगा। जो पुराना इनका काम है वो उसकी वैल्यूएशन आ चुकी है मेरे ख्याल से, लेकिन जो नई न्यूज आ सकती है FFC से रिलेटेड वो हमेशा ही एक इसकी सिल्वर लाइनिंग रहेगी। तो इतने सारे पैसों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल कोई ना कोई बड़ा काम कर सकते हैं। सर हेलियन को बहुत सारी रिसर्च हाउसेज रिकमेंड कर रहे हैं, तो आपका क्या व्यू हेलियन मेडिसिन से? हेलियन बहुत अच्छी कंपनी है। हेलियन का जो है वो आपने ओवरऑल मैनेजमेंट और ये सब जो है वो देखी हुई है, और फार्मा में इस वक्त वो भी है, रन भी चल रहा है। आप ओवरऑल फार्मा का ध्यान ही है मार्केट में, तो हेलियन अच्छी कंपनी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत जी शुक्रिया। जी। अच्छा सर, कल की मार्केट का व्यू जानना चाहूंगी कि कल लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे है, कल क्या लग रही है मार्केट, और जो है क्या क्या करेक्शन थोड़ी बहुत इन बिटवीन आएगी, या फिर ये बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और साथ साथ कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनको आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट करेंगे काम के लिए, तो वो भी आप हमें साथ में बताएं। देखिए, करेक्शन एक दिन की आए या नहीं आए इससे हम्म इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म आ, अभी कोई रोल ओवर पीरियड नहीं आ रहा, अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो कोई चीज फोर्सफुल चाहिए होती है किसी मोमेंटम को चेंज करने के लिए। कोई एक सही। फोर्स में वो एक चीज मूव हो रही हो तो उसको रोकने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स कहाँ से आएगी? तो सही। सवाल यही है कि कौन इतना परेशान होगा कि इस वक्त आके अपनी सेलिंग करे। चले 3 महीने पहले था हम्म इंश्योरेंस कंपनीज को अपने जो है वो एक्सपोजर सही करने थे तो ओके। उन्होंने आके सेलिंग की। लेकिन इस वक्त कौन कौन इतना डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस क्रिएट क्या चीज करेगी? शायद ये जो US धमकियां दे रहा है ईरान वगैरह से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो जाए तो शायद करेक्शन आ जाए। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि वो भी शॉर्ट होता है, जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, 2-3 दिन में ओवर हो जाते हैं, कोई लॉन्ग वॉर की तरफ नहीं बढ़ रही होती चीजें। तो इस वक्त ऐसी कोई फोर्स चाहिए जो इस तेजी को रोके, और जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, और वो रिजल्ट तो अभी टाइम है, उसमें रिजल्ट आएंगे कुछ टाइम में। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या स्क्रिप्ट्स कुछ सजेस्ट करेंगे आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, मेरी मार्केट में रहने की जो बड़ी वजह है वो एनर्जी सेक्टर है। और एनर्जी सेक्टर में जो है वो मैंने जैसे कहा, डिसरप्शन को फॉलो करें। हम्म ऑटोज डिसरप्शन सेक्टर है, EV HEV। तो हम्म। एक तो ये है, और मार्केट पे जो आपको नहीं पता है कि PSO क्या डिविडेंड दे देगा अगले एक साल में, या OG क्या दे देगा, BPL क्या दे देगा। तो सही। इन स्टॉक्स की तरफ रहना चाहिए क्योंकि सही। इनका पोटेंशियल अभी अननोन है। सही, ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। और SK, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।